डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 कैटेगरीज होंगी। पहले हमारे पास सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो हैं क्वेश्चन नंबर 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10। और अगर बात की जाए कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की तो 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं। आइए आगाज़ करते हैं सबसे पहले सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.3, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। A body falls towards the earth. Will its total energy be conserved or not? Justify it. एक बॉडी है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रही है, क्या इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं। इस आंसर को हमने एक साइंटिफिक वे में जस्टिफिकेशन की सूरत में बताना है। देखते हैं जी इसका आंसर क्या है। यस, द टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कोई भी फिनोमिनन हो तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इनिशियली when body is at rest it has all of its energy in form of potential energy। जब बॉडी रेस्ट की फॉर्म में है, ज़मीन से ऊपर है, तो चूँकि उसने अपनी स्टेट चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस अर्थ, उसके पास फिर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। When it starts to fall, its potential energy starts to convert in kinetic energy। जब बॉडी ऊपर से नीचे मूव करना शुरू करेगी यानी उसकी फॉलिंग स्टार्ट होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। बट इट्स टोटल एनर्जी डज नॉट इंक्रीजेस एंड रिमेन्स कंजर्व। लेकिन उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो ना तो सिस्टम के अंदर बाहर से एनर्जी आ रही है और ना ही बाहर की तरफ जा रही है, और ना ही सिस्टम के अंदर कहीं से एनर्जी क्रिएट हो रही है और ना ही सिस्टम में कहीं पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि क्या है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यही हमारे पास क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या रह रही है, कंजर्व्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.4। Calculate the power of crane which lifts mass of 1000 kg to height of 100 meter in 20 सेकंड। एक क्रेन है वो 1000 kg मैस को 100 मीटर की हाइट तक पहुंचाती है 20 सेकंड में। तो हमने इस क्रेन की पावर कैलकुलेट करनी है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। पावर क्या होती है, पावर मीन वर्क ओवर टाइम या हम कह लें एनर्जी ओवर टाइम। दोनों तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। यानी अगर एनर्जी ओवर टाइम है, इसको भी हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में पावर की मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे लिखी जाती है, P इज़ इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, या यहाँ पे एनर्जी की जगह पे वर्क भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस केस में चूँकि हमारे पास जो वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वलेंट है, तो हम पावर लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, mgh ओवर टाइम। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास पावर का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा में मौजूद हैं। तो अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस की जगह पे 1000 आ जाएगा, और जी की जगह पे 9.8 आ जाएगा, एच की जगह पे 100 आ जाएगा, और टी की जगह पे 20 आ जाएगा।
और अगर इनके यूनिट्स को सॉल्व करें तो पावर के यूनिट आएंगे जो कि वाट होते हैं, और उसका सिंबल डब्ल्यू होता है कैपिटल, तो वो हमने लिख लिया। इन सब को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 49,000 वाट, 49,000 वाट आ गया। और अगर हम 1000 की जगह पे किलो की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो हम इसको 49 किलो वाट लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं 4.7। A body dropped from the height h reached the earth with velocity v is equal to 1.2 gh under root. Calculate work done by air friction. अब हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एयर फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हुआ है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि बॉडी के पास जब वो हाइट h पे है तो कितनी एनर्जी है। जब बॉडी हाइट h पे है तो चूँकि उसकी पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गई है, और ये डिस्टेंस h कवर करके ऊपर जा चुकी है। तो अब इसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि पोजीशन में या स्टेट में चेंज आई है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये किसके बराबर होगी, mgh के बराबर होगी। एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। बिल्कुल जब वो अर्थ को टच करने के करीब होती है तो उस वक्त उसकी तमाम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो वो कितनी है जी, 1/2 mv², उसका हमने फार्मूला देख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, अब हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन ने कितना जो है वर्क किया है इस बॉडी के ऊपर। तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास रिलेशन तो इस तरह से होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को एक साइड पे रहने देंगे और काइनेटिक एनर्जी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। और अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। mgh हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, और -1/2 mv² होता है। तो v की वैल्यू हमें गिवन है स्टेटमेंट में, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1.44 आ जाएगा। बाकी जो है ये अंडर में था g और h, तो स्क्वायर और अंडर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये gh आ गया। और 1.44 नंबर है, और यहाँ पे ये फैक्टर भी है हमारे पास, तो इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.72 mgh। तो mgh माइनस 0.72 mgh, बाकी हमारे पास ये वाला फैक्टर बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Does space station have gravitational potential energy or kinetic energy or both? स्पेस स्टेशन के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है या दोनों तरह की एनर्जी होती है। तो स्पेस स्टेशन चूँकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं होता, अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो स्पेस में वो किसी भी रैंडम साइड पे मूव कर सकता है, तो वो स्ट्रे हो जाएगा, यानी उसको फिर हम कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो अर्थ का कुछ ना कुछ इसके ऊपर पुल होता है जिसकी वजह से ये अर्थ के गिर्द क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो इस वजह से क्या होगा, स्पेस स्टेशन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है, और जो कि वो क्या करता है, एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व भी करता है, अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन भी करता है, जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होती है। तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों तरह की एनर्जी होगी। Space station have both gravitational potential energy and kinetic energy. Due to change in its position, it has potential energy, and due to orbital and spin motion, it has rotational kinetic energy. तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई, पहले ये ज़मीन पे था तो ज़मीन से हम इसको कहाँ पे ले गए, एक ख़ास डिस्टेंस पे ले गए। तो चूँकि इसकी पोजीशन क्या हो गई है, पहले के हिसाब से चेंज हो गई है, तो इसमें हमने जो इसके ऊपर वर्क किया है इसको
ज़मीन की सरफेस से ऊपर ले जाने के लिए। तो ये जो चीज़ है, ये वर्क जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट है 4.1, व्हेन विल यू से दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव, राइट टू कंडीशंस। आप किसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कब कहते हैं, क्या कंडीशंस है इसकी, तो हमने कंडीशंस लिखनी है। फोर्स इज़ कंजर्वेटिव इफ़ एंड ओनली इफ़, तो दो कंडीशंस होती हैं, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, द वर्क डन इन इट्स फील्ड इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स दिखाए हैं, पॉइंट ए से अगर हम पॉइंट बी की तरफ जाएं तो देखें क्या होगा। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। एक पाथ जो है उसको हमने पाथ 1 कहा है, ए से बी, ये पाथ हो सकता है डायरेक्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। एक पाथ और हो सकता है जिसको हमने पाथ 2 कहा है, ये वाला पाथ, और एक तीसरा पाथ भी पॉसिबल है। लेकिन तीनों सूरतों में अगर वर्क डन सेम हो तो हम कहते हैं कि वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पे पूरी हो रही है इस सिचुएशन में। और दूसरा क्या है, टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अगर हम क्या करें, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएं, बी पॉइंट से वापस क्या करें, कोई भी पाथ लेते हुए वापस ए पॉइंट पे आएँ, तो हम जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए हैं, तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप बन गया है। तो ऐसी सूरत में वर्क डन कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो ऐसी फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो ये बड़ी फेमस एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। नेक्स्ट देखते हैं 4.6, वाई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, एक्सप्लेन ब्रीफली। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, इसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव की बड़ी फेमस एग्जांपल है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, इसकी हमने रीज़न बतानी है। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड अ नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज इट डज नॉट कंजर्व द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक तो आंसर ये हो सकता है कि इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, बल्कि एनर्जी का एक पार्ट ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए ये फोर्स जो है वो कौन सी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी इसकी वजह से जो वर्क डन होता है उसका एक पोर्शन ज़ाया हो जाता है। या इसको एक और तरह से कह सकते हैं, यानी दोनों में से एक आंसर आपने लिखना है। दिस वर्क डन हैज़ पाथ डिपेंडेंस, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन होता है उसकी पाथ डिपेंडेंस होती है। एनर्जी डेसिपेशन भी इसमें होती है और ये इरिवर्सिबिलिटी भी इसमें मौजूद होती है। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएं तो अगर हम दोबारा बी से ए तक वापस आएँ तो दोनों सूरतों में बराबर वर्क नहीं होता। तो ये चीज़ क्या है, इरिवर्सिबिलिटी। दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ नॉन कंजर्वेटिव वर्क। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर कहीं पे आ जाएं तो इससे पता चलता है कि ये जो वर्क हुआ है ये नॉन कंजर्वेटिव है, और जिस फोर्स की वजह से वर्क हुआ है तो वो फोर्स भी क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव। ये था हमारा आज का लेक्चर।